सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत करता हूं। 12 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे आने वाले एग्जाम IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे और अग्निवीर के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापस आई है। इससे पहले बीजेपी का शासन था। आपको बताना है कि वहां पे नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ए यशवंत सिंह खन्ना, बी रघुवीर सिंह बाली, सी जयराम ठाकुर या डी सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की हुई नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। तो आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है और इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। यदि बात दोस्तों हिमाचल प्रदेश की करें हम, तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को एक नया राज्य बना था और यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 68, लोकसभा की सीटें हैं 4, राज्यसभा की सीटें हैं 3। अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है जुजराना। इसके अलावा राजकीय पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु आपको मिलेगा हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है। जबकि राजकीय वृक्ष है देवदार, जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी भारी मात्रा में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं। सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा बात करें तो हम पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। इसके अतिरिक्त सिंबलपारा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। और एक राष्ट्रीय उद्यान आपको और मिलेगा जिसका नाम है इंदरकिला या इंदरकला। तो इंदरकला राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलपारा राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। जो आर्द्र भूमि है, रामसर साइट है देश में, उनकी संख्या है 75। इस 75 में से एक है रेणुका झील जो रामसर साइट है और ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया है। केरल, गोवा, मेघालय या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में जो मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा नया बना है उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने और ये देश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। तो देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का क्या नाम है अगर ये पूछा जाए तो मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा या मोपा हवाई अड्डा के नाम से इसे जाना जाता है। और फिलहाल गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है आपको पता होगा, और गोवा नल से जल मुहैया करवाने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। जबकि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जबकि अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम होगा। गोवा में दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि G20 की पहली बैठक भारत में कहां आयोजित होगी। ए श्रीनगर, बी बेंगलुरु, सी मुंबई या डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में G20 की पहली बैठक आयोजित होगी। बता दें दोस्तों G20 दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसकी पहली बैठक बेंगलुरु में होगी। अगर G20 देशों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आप महाद्वीपों में बांट सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश इसमें आते हैं। USA आता है, कनाडा आता है और मैक्सिको। ये 3 देश नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। जबकि साउथ अमेरिका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी 2 देश आएंगे, एक तो ब्राजील और एक अर्जेंटीना।
इसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करें दोस्तों, तो यूरोप महाद्वीप में इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये वो देश हैं जो G20 में शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो संगठन है ये भी G20 में शामिल है। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में जापान, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया और टर्की शामिल है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप से एकमात्र देश जो साउथ अफ्रीका है यानी दक्षिण अफ्रीका है वो इसमें शामिल है। तो ये G20 के 20 देश हैं जिसकी अब अध्यक्षता भारत करेगा, मेजबानी कर रहा है। ये 20 देश भारत में आने वाले हैं और कल बेंगलुरु में इसकी पहली बैठक होगी। अगला सवाल है कि किस पार्टी ने अपना नया नाम BRS रखा है? TMC, TRS, NPP या BSP? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी TRS, यानी जो चंद्रशेखर राव वाली तेलंगाना में जो सत्ता में है सरकार, उसने अपना नाम बदल के अब BRS कर लिया है। TRS का तात्पर्य था अधिसूचित राष्ट्र समिति और अधिसूचित राष्ट्र समिति से अपना नाम बदल के BRS कर लिए हैं, यानी भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। बाकी TMC तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ममता बनर्जी की। NPP की बात करें तो कांग्रेस शर्मा जी की है, ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। BSP बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। TMC भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। जबकि TRS जो एक क्षेत्रीय पार्टी थी अब BRS में बदल गई है और ये भारत में अपना पांव जमाने के लिए इसका नाम बदल लिए हैं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 राष्ट्रीय संस्थान का प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। इन 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों की अगर मैं बात करूं तो इसमें भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, ये है गोवा में, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया है मोदी जी ने, ये गाजियाबाद में है। और एक है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ये न्यू दिल्ली में है, इसका भी उद्घाटन मोदी जी ने किया है। तो टोटल 3 आयुष संस्थानों का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा वर्चुअली किया गया और ये कहां से किया गया? गोवा से किया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? दरअसल ये चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुई और यहाँ पे मनु भाकर जी ने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये बात दोस्तों अगर मनु भाकर के बारे में करें तो मनु भाकर भारत की उभरती हुई एक स्टार निशानेबाज हैं जिन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में 2 स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा ISSF जो होता है विश्व चैंपियनशिप होती है उसमें इन्होंने 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल में भी युवा ओलंपिक गेम जो 2018 में हुए थे ब्यूनस आयर्स में, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों केरल में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे इन्होंने 9 स्वर्ण पदक जीत के एक रिकॉर्ड अपने नाम किया था जो आज तक इनके नाम है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अपना आज का है कि 6ठी वंदे भारत ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? आपके सामने ऑप्शन है ए मुंबई अहमदाबाद, बी दिल्ली कटरा, सी गांधीनगर मुंबई या डी नागपुर बिलासपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागपुर महाराष्ट्र में जो है वहां से जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इन दोनों के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है और ये 6ठे वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले दोस्तों 5 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा चुकी है। पहली ट्रेन जो चलाई गई थी वो मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में अक्टूबर में चलाई गई थी। उसके बाद फिर दिल्ली से लेके कटरा वैष्णो तक चलाई गई। उसके बाद गांधीनगर से लेके मुंबई सेंट्रल तक चलाई गई। तत्पश्चात ऊना जो हिमाचल प्रदेश में वहां से लेके दिल्ली में चलाई गई और उसके बाद अम्ब अबोरा से लेके दिल्ली तक चलाई गई थी। और अब जो महाराष्ट्र है वहां से नागपुर से लेके छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है।
वंदे भारत ट्रेन जो एक आधुनिक ट्रेन है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पहले से ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था और इसे इंटीग्रल कोच जो है वो चेन्नई के द्वारा बनाया गया है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर, लक्ष्य सेन, युवराज सिंह या ऋषभ पंत? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, युवराज सिंह को यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में केबी साजी को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ, इसरो, नाबार्ड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड, जो 1982 में 5 नवंबर को इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था और इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं केबी साजी। इसका दरअसल जो कार्य था वो कृषि क्षेत्र में ऋण मुहैया करवाने के लिए, एक तरीके से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इसके लिए बनाया गया था नाबार्ड को। और नाबार्ड ने ही केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसको सफल बनाया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में किया गया। केरल में कहाँ किया गया? तो जो कोचीन हवाई अड्डा है वहां पे किया गया। आप सभी को पता होगा केरल जो है वो 4 राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र भारत का राज्य है, जहां पर कोची हवाई अड्डा के साथ साथ कुन्नूर हवाई अड्डा है, ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। उसके अलावा केलिकट इंटरनेशनल हवाई अड्डा केरल में है और कोझिकोड या तिरुवनंतपुरम भी हवाई अड्डा है। तो 4 हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा केरल में है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। एक लखनऊ में है जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है अमौसी में। इसके अलावा वाराणसी में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में कुशीनगर जो है वहां पे आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल है कुशीनगर, तो यहाँ पे भी एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया गया है। तो 3 हवाई अड्डे प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में भी हैं, लेकिन 2 नए हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में और बनाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक तो अयोध्या में जो फैजाबाद हवाई अड्डा था उसको भगवान परशुत्तम राम के नाम पे इंटरनेशनल हवाई अड्डा में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा जेवर हवाई अड्डा बन रहा है। जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बन जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।